हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी एंड एसएससी तैयारी। आज हम बात करने वाले हैं द क्राउन रूल पार्ट 1 की। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं द कंपनी रूल की। तो हम आज बात करेंगे क्राउन रूल, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ेंगे 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892, 1909 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो गाइस, आप कहीं मत जाइएगा, इसको एंड तक देखिएगा और इसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1858, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों लाया गया था? यह एक्ट लाया गया था 1857 के विद्रोह के बाद। भारत की आज़ादी का जयघोष जब सबसे पहले शुरू हुआ था तो वो 1857 में हुआ था। मंगल पांडे बैरकपुर, जब उन्होंने उसको नरसंहार को बोला जाता है कि उन्होंने जब अपना जो आपका कार्ट्रिज था, जो आपकी कारतूस थी, उसको छीलने से मना कर दिया था क्योंकि वो सूअर की चमड़ी या फिर गाय की चमड़ी से बना हुआ था। तो फिर सबसे पहले इसका जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इस एक्ट से जो ताकत थी वो ईआईसी की ख़त्म हो गई। जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके पास बिल्कुल ताकत नहीं रही और जो ताकत थी वो ट्रांसफ़र हो गई इधर। किसके पास चले गई? क्राउन रूल। क्राउन रूल के बाद जब भी मैं आपको क्राउन रूल बोलूँगा तो मैंने आपको बताया कि आप गवर्नमेंट समझिए, ब्रिटेन की गवर्नमेंट। तो क्राउन रूल के पास चले गई। फिर क्या था? जो भी राज्य थे, धन थे, सब कुछ क्राउन रूल के पास चले गए, सब कुछ उसका हो गया। तो इसकी विशेषताएं क्या थी? विशेषताएं, तो इसकी विशेषताएं क्या थी? पहली विशेषता तो इसकी ये थी कि इसमें बोला गया कि भारत को चलाया जाएगा, मतलब अब ये भारत को चलाएंगे अच्छे से, मतलब पूरा फंक्शन चलेगा, पूरा इंडिया का फंक्शन चलेगा जो भारत का, वो ये चलाएंगे। और किसके नाम पर चलाएंगे? तो हर मैजेस्टी के नाम पर चलाएंगे। तो हर मैजेस्टी के नाम पर भारत को चलाया जाएगा। और इसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा ना, वो नहीं होगा। नो गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं होंगे। कौन होंगे इनके बदले में? इनके बदले में होंगे वाइसरॉय। ठीक है। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग जो थे ना, पहले वाइसरॉय बने। जो पहले वाइसरॉय, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसरॉय बने भारत के। फिर इसमें नया ऑफिस भी खुला, एक और ऑफिस खुला इसमें, जिसका नाम दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करता क्या था? इसको पूरा हक दिया गया, पूरा हक और कंट्रोल दिया गया। किस चीज़ का कंट्रोल दिया गया? कि भारत की राज्य व्यवस्था कर सके। अब राज्य व्यवस्था होती क्या है? राज्य व्यवस्था होती है एडमिनिस्ट्रेशन। पूरा भारत का एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको सौंप दिया गया। और कहा गया कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होगा ना, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर होगा। मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट जो होगी, ब्रिटिश कैबिनेट जो होगी, उसको भेजेगी चुन के इंडिया में। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे है, इसमें 15 सदस्य काउंसिल भी बनाया जाएगा। 15 सदस्य काउंसिल, परिषद गठित किया जाएगा। अब ये 15 काउंसिल गठित किया जाएगा, ये करेगा क्या? ये ना इसकी हेल्प करेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की मदद करेगा हर चीज़ में, उसकी प्लानिंग में, उसकी हर एक चीज़ में सलाहकार बनेगा। उसका सलाहकार बॉडी थी मतलब ये। ठीक है। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ना जो चेयरमैन होगा, वो एक सबसे बड़ा हेड होगा वहाँ का, और वो भी एक लॉर्ड या फिर कोई ऐसी जो वाइसरॉय पोजीशन तक होगा, वैसे ही एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का भी चेयरमैन होगा। अब यह एक ऐसी कमेटी थी जो कि किसी को दंड दे सकती थी, किसी को दंड दे सकती थी। और
इसे दंड भी दिया जा सकता था। अब दंड भी दिया जा सकता था तो कहाँ पे? भारत में। दंड तो भारत में देगी, और इसे दंड दिया जाएगा तो कहाँ दिया जाएगा? इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में दंड दिया जाएगा। इस एक्ट में 1858 की ज़रूरत पड़ी थी ना हमें, तो 1858 की भारतीय राज्य व्यवस्था को एक तो सुधारना था उसने। भारत को एडमिनिस्ट्रेशन था, राज्य व्यवस्था, एक तो उसको सुधारना था। राज्य व्यवस्था को सुधारना सबसे बड़ी बात थी। और सरकार जो थी ना, वो देख रेख करना चाहती थी भारत के ऊपर, क्योंकि भारत के ऊपर देख रेख करना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि काबू नहीं कर पा रहे थे जो आपकी कंपनी थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो कर नहीं पा रही थी। तो अब उसमें इंग्लैंड को हस्तक्षेप करना पड़ा और उसमें सुधार लाना पड़ा, ताकि बाद में कभी इंडिया जो है रिवोल्ट ना करे, बाद में कभी उसके खिलाफ ना हो जाए, इसीलिए इसको लाना पड़ा 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब अब सरकार चलाएगी आपकी इंग्लैंड। फिर आया, इसको बिल्कुल मतलब इसको आप बिल्कुल सही तरीके से लागू नहीं कर पाए वो, तो फिर आया इंडियन काउंसिल एक्ट। एकदम से आया इंडियन काउंसिल एक्ट, सीधा 3 साल बाद इंडियन काउंसिल एक्ट आ गया था 1861 की। तो इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या हुआ? 1857 के विद्रोह के बाद ना ब्रिटिश सरकार जो थी उसको लगा कि यार भारतीय लोगों का सहयोग तो चाहिए, क्योंकि भारत के लोग जब सहयोग नहीं देंगे तो आप कैसे एक इतना बड़ा देश चला सकते हो जिसकी पॉपुलेशन ब्रिटिश से भी कितनी गुना थी, 5-10 गुना थी उस टाइम पे। तो उसको ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए देश को चलाने के लिए पॉलिसी के तहत ना वो 1861 और 1892 और 1909 में 3 बार इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट लाए, 3 बार। इसमें इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट में ना संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए जो कि हमारे संविधान में भी आज तक चलते हैं। उस बदलाव को अच्छा माना गया है, कुछ कुछ को। तो पहला जो था, इसमें क्या था? इंडियंस भी गठित कर दिए जाएंगे लॉ मेकिंग में। मतलब आप जो कानून बनेंगे उसमें भारतीय भी होंगे। पहली बात तो इसमें जो लॉ मेकिंग प्रोसेस होगा, जो कि कानून बनाने का प्रोसेस होगा, उसमें भारतीय भी होंगे। तो और वाइस रॉय शामिल करेगा इंडियंस को, नॉन ऑफिशियल वाइस रॉय शामिल करेगा नॉन ऑफिशियल मतलब गैर सरकारी, तो गैर सरकारी पोस्ट पर भारतीय को। अब ये भी एक बड़ा अजीब सा निर्णय था, क्योंकि आप ऑफिशियल सरकारी पोस्ट पे नहीं कर रहे हो, पर गैर सरकारी पोस्टों पे कर रहे हो भारतीय को अपने ऑफिस पर। तो इससे साफ समझ में आ रहा था कि भारतीयों को आप दे तो रहे हो कुछ, लेकिन वो कुछ पावरलेस है, उसके पास कोई पावर नहीं है। अब उसके बाद लॉर्ड कैनिंग जो थे, उन्होंने 3 भारतीयों को विधि निर्माण काउंसिल में शामिल कर लिया। 3 भारतीयों को विधि निर्माण काउंसिल में शामिल कर लिया। अब विधि निर्माण काउंसिल कौन सी होती है? जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, तो इसमें शामिल कर दिया। अब ये 3 कौन थे? ये भी पूछा जाता है बहुत बार सवाल कि ये 3 सबसे पहले जो भारतीय थे जिनको विधि निर्माण काउंसिल में शामिल कर था, कौन थे? तो राजा ऑफ बनारस थे, महाराजा पटियाला, और कौन थे? सर दिनकर राव। ये 3 जो लोग थे, इनको विधि निर्माण परिषद में शामिल कर लिया। फिर उसके बाद आती है दूसरा पॉइंट। इसमें क्या, इसने केंद्रीय पावर को ख़त्म कर दिया। अब जो केंद्रीय पावर जो चलती आ रही थी ना कंपनी के तरफ से, कि एक ही पावर होगी जो होगी केंद्रीय पावर, और कोई पावर नहीं होगी। केंद्रीय पावर मतलब केंद्रीय ताकत, उसको ख़त्म कर दिया इसने। अब कोई केंद्रीय पावर नहीं थी। इसमें क्या था? अब विधिक ताकत दे दी गई, लेजिस्लेटिव ताकत दे दी गई किसको? बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी को। अब बॉम्बे और मद्रास
इनके पास क्या ताकत आ गई, इनके पास ये ताकत आ गई कि उनको पूरा स्वतंत्रता है अपने क्षेत्र में। मतलब कि मद्रास वाले मद्रास देख सकते हैं और बॉम्बे वाले बॉम्बे की जगह को आराम से अपने आप उनको कानून बना सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये ताकत दे दी गई। ये ताकत दे तो दी गई, पर हम केंद्रीय ताकत से क्या समझते हैं कि जो केंद्रीय ताकत थी इससे पहले उन्होंने बम्बई मद्रास को ख़त्म करके सिर्फ केंद्रीय चलाया था। लेकिन केंद्रीय ताकत होती क्या है? केंद्रीय ताकत वो होती है जो रेगुलेटिंग एक्ट से चार्टर एक्ट तक चलती आ रही थी। चार्टर एक्ट तक क्या चलती आ रही थी कि एक ही ताकत होगी जो होगी केंद्रीय, मतलब बीच सेंटर से जो भी डिसीजन जाएगा वो हर किसी को मानना पड़ेगा। कोई बॉम्बे, कोई मद्रास, कोई भी जगह आपकी इस ताकत को चेंज नहीं कर सकती। इसमें क्या था कि बॉम्बे अपने बॉम्बे इलाके में पूरा संभालेगी, मद्रास वाले मद्रास में संभालेगी, तो इसमें स्वतंत्र कर दिया गया। लेकिन अब इसमें जगह की बहुत ज़रूरत पड़ने लगी, क्योंकि सिर्फ बॉम्बे और मद्रास तो थे नहीं, पूरे भारत में बहुत सारे इलाके थे। इसीलिए फिर और नए जो आपके काउंसिल था उनका गठन किया गया। नए विधिक काउंसिल का गठन किया गया। तो ये कौन थे नए जो काउंसिल थे? एक तो बंगाल बनाया गया, बंगाल बहुत ही बड़ा इलाका था हमारा उस टाइम पे। फिर उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस और पंजाब। इन सबको क्या है, इन सबको भी एक एक दे दिया गया। अब इसका गठन कब हुआ? तो 1862, 1886 और 1897। तो ये जो थे इनके गठन के तारीख हैं। ये भी आते हैं, ये भी पूछे जाते हैं कि ये जो नए विधिक काउंसिल थे कब गठन में। फिर उसके बाद आता है वाइसरॉय को बहुत ताकत दे दी गई। वाइसरॉय के पास बहुत ज़्यादा ताकत दे दी गई। क्यों? क्योंकि वो आसान तरीके से एक तो भारत में व्यापार चला सके, और पोर्टफोलियो सिस्टम का गठन किया गया। पोर्टफोलियो भी पूछा जाता है बहुत बार पेपरों में। पोर्टफोलियो होता क्या है? पोर्टफोलियो वो होता है जिसमें कि हर एक मेंबर को, जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर है, जो कि प्रबंधन कमेटी का हिस्सा है वाइसरॉय के ऑफिस में, उसको हर एक मेंबर को एक पावर दी जाती है। जैसे कि एक मेंबर को दी गई आप लॉ मेकिंग पावर, दूसरे को दे दी गई फाइनेंस की पावर, तीसरे को दे दी। और ये लोग जो है ना इंडिपेंडेंट हैं अपने ताकत में, मतलब ये अपने निर्णय खुद ले सकते हैं, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है और ये साइन भी कर सकते हैं। तो ये लोगों को इंडिविजुअल मेंबर बना दिया गया स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए। फिर बात करते हैं वाइसरॉय के पास ऐसी ताकत दी गई ना, वाइसरॉय के पास ऐसी ताकत दी गई कि अगर कोई देश में कोई इमरजेंसी आ गई, कुछ ऐसा परेशानी आ गई कि आपको एकदम से निर्णय लेना है, तो आपको बिल पास कराना पड़ता था पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में, कि मतलब आपको विधिक परिषद में जाना पड़ता था। फिर आपको बोलना पड़ता था यार मेरे को ना ये प्रॉब्लम हो गई है देश को और हमें ये फैसला लेना पड़ेगा, और तभी होता था। लेकिन इसमें क्या था, वाइसरॉय को ऐसी ताकत दे दी गई कि बिल जो है ना उसको विधिक परिषद में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा उसको पास कर सकता है साइन करके, और उसको कानून बना सकता है 6 महीने तक। तो 6 महीने तक उसको कानून बना सकता है, उसके बाद उसको पास कराना जरूरी है। तो ये वाइसरॉय को बहुत बड़ी ताकत दे दी गई। फिर आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। अब ये जो आ रहे हैं ना, आते जा रहे हैं, ये इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि इनकी जो सारी पॉलिसीज़ थी वो सारे ही चल नहीं रहे थे, फ्लॉप भी बहुत सारे हो रहे थे, और इनको ज़रूरत पड़ रही थी हर बार नए नए कानून लाने की, नए नए पॉइंट्स लाने की। तो भारतीय लोगों की संख्या ना अब बढ़ा दी गई केंद्रीय और क्षेत्रीय इलाकों में। अब केंद्रीय और क्षेत्रीय इलाके क्या समझते हैं आप? सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। सेंट्रल मतलब हो गया केंद्रीय, प्रोविंशियल मतलब हो गया क्षेत्रीय, प्रांतीय। तो इन इलाकों में ना भारतीयों की जो आपके नंबर्स थे ना वो बढ़ा दिए। लेकिन फिर भी आप इन्होंने क्या चीटिंग करी कि गैर सरकारी पोस्ट बनाए, नॉन ऑफिशियल पोस्ट, मतलब जिनकी कोई ज़्यादा डिमांड नहीं थी उस टाइम पे। आपको चाहिए थे सरकारी पोस्ट जिसमें कि आप सरकार के जितने भी निर्देश होते हैं, जो भी बनाने होते हैं, कोई फंक्शंस होते हैं, वो कर सकें। पर गैर सरकारी पदों में सिर्फ आप डिस्कस कर सकते थे लोगों के साथ, आप कुछ रूल्स और रेगुलेशन बना नहीं सकते थे। इसमें भारतीय लोगों के फंक्शन को भी बढ़ाया। पर कौन से फंक्शन को बढ़ाया? विधायी परिषद में। विधायी परिषद मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या बढ़ाया इन्होंने? भारतीय लोगों की फंक्शन। तो इन्होंने भारतीय लोगों के फंक्शन बढ़ाए, क्या वो ज़्यादा डिस्कस कर सकते थे। जो डिस्कशंस होती थी विधायी परिषद में वो बढ़ा दी गई, और साथ में जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे, क्वेश्चंस विधायी परिषद में, वो भी बढ़ा दिए गए। कि मतलब आप प्रबंधन कमेटी, जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है,
एग्जीक्यूटिव काउंसिल से आप क्वेश्चन पूछ सकते थे ज़्यादा, तो प्रबंधन कमेटी से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो ज़्यादा, डिस्कस कर सकते हो ज़्यादा। तो यही आपकी ताकत बढ़ा दी गई भारतीयों के लिए। फिर इस एक्ट ने लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविजन बनाए, लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविजन बनाए जिससे नॉन ऑफिशियल जो गैर सरकारी भारतीय थे वो मिल सके केंद्रीय व क्षेत्रीय इलाकों में। तो अब इन्होंने क्या किया, ऐसे प्रोविज़न बनाए जिसमें मतलब गैर सरकारी भारतीय ही बन सकते हैं केंद्रीय व क्षेत्रीय इलाके। मतलब जो आपके जो सेंट्रल जो पावर्स हैं, प्रोविंशियल पावर्स, जो आपके गैर सरकारी पद थे, बस उन्हीं को दिया गया इन केंद्रीय इलाकों में भी, प्रोविंशियल इलाकों में। मतलब एक तरीके से भारतीयों को पद दी गए, पर वो पद किसी काम के नहीं थे क्योंकि उनके पास पावर नहीं थे, तो गैर सरकारी पद मिले उनको। फिर आया इसके बाद मॉडले मिंटो रिफॉर्म। ये मॉडले मिंटो रिफॉर्म तो आपको बहुत बार पूछा जाता है। इंडियन काउंसिल एक्ट बोलते हैं इसको, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1999। तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 को मॉडले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। अब लोग पूछते हैं यार ये मॉडले मिंटो रिफॉर्म कहते क्यों हैं इसको, हैं? तो इसको बहुत आसान चीज़ है। मैंने आपको पढ़ाई थी दो चीज़ें, एक तो पढ़ाया था आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और एक आपको पढ़ाया था मैंने वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो इन दोनों में से एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और एक वाइसरॉय था। जो मॉडले था वो कौन था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। तो लॉर्ड मॉडले जो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और मिंटो जो था वाइसरॉय था। अब इन दोनों ने जब डिस्कशन किया और एक नतीजे पर पहुंचे तो इसको मॉडले मिंटो रिफॉर्म कहा गया। बस इतनी सी बात कि मॉडले मिंटो रिफॉर्म क्या होता है, जब इन दोनों ने एक चीज़ को डिस्कस किया तो दोनों बैठे एक साथ, तो इनको मॉडले मिंटो रिफॉर्म है। अब इसके जो निर्णय निकले, नतीजे निकले, उसको हम बात करते हैं। तो इसने जो विधिक परिषद थी ना, उसमें लोगों की संख्या और बढ़ा दी। अब जो आपकी लेजिस्लेटिव ताकत थी काउंसिल, उसमें जो लोगों की संख्या थी वो 16 से कर दी 60, मतलब कि 3-4 गुना बढ़ा दी, 16 से 60 कर दी। और जो संख्या क्षेत्रीय थी, प्रोविंशियल जो थे, प्रोविंशियल काउंसिल, प्रोविंशियल मतलब प्रांतीय वालों की जो संख्या थी ना वो स्थायी नहीं थी। मतलब कि आप उनको 50 कर सकते हो, 60 कर सकते हो, 55 कर सकते हो, 45 कर सकते हो, मतलब उनके कोई ऐसी स्थायी नहीं थी जैसे कि आप सेंट्रल में करते। सेंट्रल में स्थायी होती थी बिल्कुल, प्रोविंशियल में स्थायी नहीं थी। फिर इसमें जो गैर सरकारी लोग थे ना, जैसे गैर सरकारी लोग जो कि केंद्रीय विधिक परिषद में होते हैं, उनकी संख्या स्थायी। जैसे कि अब इसमें क्या समझते हैं आप, जैसे अगर आपके सेंट्रल है और प्रोविंशियल है। सेंट्रल का मतलब हो गया केंद्रीय और प्रोविंशियल का मतलब हो गया प्रांतीय। तो जो आपकी केंद्र थी ना, उसमें तो आपके स्थायी लोग जो थे वो हमेशा ज़्यादा होते थे और वो ब्रिटिशर्स ही होते थे। मतलब कि ब्रिटिशर्स होते थे केंद्र में, और स्थायी होते थे मतलब वो कांस्टेंट ज़्यादा ही होते थे, कांस्टेंट ज़्यादा होते थे। मतलब अगर आपके जैसे 60 लोग अगर आपने चुन के भेजे इधर पे, तो अगर आपके ब्रिटिशर्स हैं वो 40 होंगे और वो हमेशा 40 ही रहेंगे, वो ज़्यादा ही रहेंगे 60 में से। और बाकी जो होंगे वो दूसरे देश के या फिर दूसरे नॉन ऑफिशियल्स जो होंगे वो होंगे, तो स्थायी हमेशा ज़्यादा होंगे। इसमें प्रोविंशियल में क्या था कि आपके इंडियंस भी थोड़े वो ज़्यादा हो सकते थे, जैसे 60 इंडियंस हो सकते थे नॉन ऑफिशियल। तो ये था डिफरेंस कि मतलब केंद्रीय में तो वो खुद को चाहते थे और नॉन ऑफिशियल बाकी बोलते थे प्रांतीय में आप इंडिया कर सकते। इसमें क्या बोला गया कि जो संख्या स्थायी होगी वो ज़्यादा होगी केंद्रीय में, और जो क्षेत्रीय परिषद होगा उसको स्वीकृति दी गई कि वो गैर सरकारी की संख्या भी सरकारी से ज़्यादा रख सकता है। तो सरकारी से ज़्यादा संख्या इसमें गैर सरकारी की है और इसमें सरकारी की संख्या ही ज़्यादा होनी है। इसमें ऑफिशियल लोग जो होंगे वही ज़्यादा होंगे और कोई नहीं होगा, इसमें नॉन ऑफिशियल लोग ज़्यादा होंगे। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन था। ये भी इसमें भी यही था कि इंडिया के लिए कुछ नहीं था, बस बाकी जो था अपने लिए था। कार्य प्रणाली ना ज़्यादा कर दी गई दोनों सेंटर और प्रोविंस में। अब वो सदस्य थे जो प्रश्न पूछ सकते थे, कोई प्रस्ताव भेज सकते थे। अब क्या हुआ ना कि जो ये गैर सरकारी और सरकारी लोग थे, सरकारी हो या गैर सरकारी हो, वो ज़्यादा प्रश्न पूछ सकते थे, उनकी ताकतें बढ़ा दी गई। वो ज़्यादा प्रश्न पूछ सकते थे और कोई प्रस्ताव भी भेज सकते थे। जो उनको प्रस्ताव चाहिए वो प्रस्ताव भी भेज सकते थे अपने
नॉन ऑफिशियल और ऑफिशियल दोनों। अब आगे बात करते हैं। जो भारतीय लोग थे ना, पहली बार भारतीय लोगों को जुड़ने का मौका दिया गया प्रबंधन परिषद में। मतलब सबसे पहले भारतीय लोग जो थे पहली बार वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हिस्सा बने। इसको प्रबंधन परिषद भी बोलते हैं। अब प्रबंधन परिषद में जुड़ने का मौका मिला तो इसमें फ़ायदा क्या था भारतीय लोगों का, कि अब वो क्या थे, वाइसरॉय के एंड गवर्नर के जो ऑफिस होते थे ना उसके अंदर घुस गए थे। मतलब ऑफिस के अंदर वो काम कर सकते थे। और सबसे पहले जो प्रबंधन जो लॉ मेंबर बने, जो कि आपके कानून के सदस्य बने, वो बने सत्येंद्र, ये पूछा जाता है बहुत बार, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो ये सबसे पहले बने थे, हमारे लॉ मेंबर बने थे। लॉ मेंबर मतलब कानून मेंबर। लेकिन आप याद रखिए कानून मंत्री नहीं बने थे। तो ये भी एक चाल थी इनकी, मतलब कि सिर्फ आप एक पोस्ट दे दीजिए जिसका सिर्फ एक मेंबर होगा वो, ना कि कोई मंत्री होगा। फिर सबसे पहले सामुदायिक तौर पर इलेक्शन करवाने लग गए ये लोग। इलेक्शन मतलब सामुदायिक हिंसा जो है इन्होंने ही शुरू की थी, और ये संप्रदाय को बांटने में बहुत ज़्यादा माहिर थे। तो इन्होंने क्या किया, जो मुस्लिम सदस्य थे उनको सिर्फ मुस्लिम वोटर वोट दे सकते थे। और जो हिंदू थे उनको सिर्फ हिंदू वोटर वोट कर सकते थे। अब इसीलिए मार्ले मिंटो, जो कि मिंटो था आपका लॉर्ड मिंटो, उसी को बोला जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोड्स। मतलब कि जो संप्रदाय के हिसाब से आपके इलेक्शन करवाए, निर्वाचन कराए, उसको बोलते हैं फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोड्स। और उसको किसको कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो को। तो देखिए ये आपको क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये आपको ही पता है। फिर इसमें अलग अलग नियुक्ति भी की गई, जैसे कॉरपोरेशन के पद में नियुक्ति कर दी गई, कॉरपोरेशन का प्रेसिडेंट बना दिया गया। उसके बाद कॉमर्स का पद बना दिया गया, कॉमर्स के पद में भी कोई बड़ा बैठा दिया गया। फिर यूनिवर्सिटी में भी कोई बड़े बैठा दिए गए, ज़मींदार्स में भी बैठा दिए गए। तो ऐसे करके इन्होंने हर पद बनाए और पदों में हर किसी को बना के बैठा दिया। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1919। अब इसमें क्या क्या क्या, ये तो 20 अगस्त को तो ये शुरू हो गया था, कि मतलब प्रपोज कर दिया गया था 20 अगस्त 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कि धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाएगी। अब उत्तरदायी सरकार क्या होती है, उत्तरदायी मतलब जवाबदेही वाली। तो उत्तरदायी सरकार बनाएगी जो कि मतलब उत्तर दे सके जनता को कि वो ऐसे काम क्यों कर रही है। इसमें क्या हुआ, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया। लेकिन इसको जो अभिनय किया ना, अभिनय मतलब इनैक्ट, जो इन्हें इनैक्ट किया ना, वो इनैक्ट किया 1921 में। तो वर्ष 1921 में 1919 वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को अभिनय कर दिया गया। इस एक्ट को बोलते हैं मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। अब मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि मॉन्टेग जो थे ना वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। फिर वही बात आ गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। और क्लेम्सफोर्ड जो उस टाइम पे थे वो लॉर्ड थे, जो कि वाइसरॉय थे। तो वाइसरॉय थे क्लेम्सफोर्ड और मॉन्टेग थे, ये दोनों एक साथ बैठे। तो इन्होंने ये नतीजा निकाला कि इनको ये चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और इसमें विशेषताएं क्या थी, इसके विशेषताएं, इसके विशेषताएं क्या थी। सबसे पहली विशेषता तो इसकी ये थी कि इसने अलग कर दिया केंद्रीय नियंत्रण और क्षेत्रीय नियंत्रण को। मतलब आप जो सेंट्रल होगा केंद्रीय, वो अलग होगा प्रांतीय से। ठीक है, अब प्रांतीय से केंद्रीय अलग होगा तो कैसे अलग होगा ये, मतलब इन्होंने दोनों को अलग कर दिया, दोनों को बजट अलग दे दिया। वो बोला कि आप अपने अपने कानून बनाइए, अपने अपने लॉ बनाइए, कानून बनाइए।
इसके कानून अलग होंगे, इसके कानून अलग होंगे, ना ये हस्तक्षेप कर सकता है इसमें, ना ये हस्तक्षेप कर सकता है इसमें। पहली बात तो ये। लेकिन याद रखिएगा कि सरकार जो थी वो दोनों पे काबू रखेगी। सरकार जो है वो दोनों की देख रेख करेगी, लेकिन अपने अपने कानून और अपने अपनी ब्रांच वो बना सकते थे, निगरानी कर सकते जैसे वो चाहते हैं। जो प्रांतीय परिषद थी ना, उनको 2 भागों में बांट दिया। अब इसको 2 भागों में बांट दिया, और वो कौन से भागों में बांट दिया? एक तो बांट दिया तबादले वाले में, ट्रांसफर्ड, तबादले वाले, जिसको ट्रांसफ़र बोलेंगे हम। और एक हो गया सुरक्षित, मतलब रिजर्व्ड, सुरक्षित वाले में। अब इन दोनों के काम क्या थे? जो आपका तबादले वाला था वो तो देख रेख तो उसकी गवर्नर करता था, और उसकी सहायता कौन करते थे? मंत्री करते थे। इसकी सहायता मंत्री करते थे। और इसको क्या करना पड़ता था? सबसे बड़ी बात है कि इसको सहायता लेनी पड़ती थी विधिक काउंसिल से, विधिक परिषद से। क्यों? क्योंकि मंत्री सहायता कर रहे हैं, और मंत्री कहाँ पे बैठते हैं? तो विधिक परिषद में बैठते हैं। लेकिन इसकी जो थी नीचे वाले की, जो सुरक्षित वाला था, उसकी देखरेख गवर्नर तो करता था, सेम यहीं भी, यहाँ भी गवर्नर करता था। लेकिन जो प्रबंधन परिषद थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, प्रबंधन वाली, वो इसकी देख रेख करते थे, उसकी मदद करते थे। तो इसमें अब आपको क्या अंतर लग रहा है? जब विधिक परिषद के मंत्री करेंगे तो आपको विधिक काउंसिल में भी जाना ही पड़ेगा, उधर पे आपको उनको जवाबदेही बनेगी आपकी, आप उनको बताओगे कि आप क्यों कर रहे हो ये काम। लेकिन आप जब सुरक्षित वाले, गवर्नर वाले में, सुरक्षित वाले में करोगे काम, तो आपको क्या मिलेगा? एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो प्रबंधन कमेटी के लोग मिलेंगे जो आपको मदद करेंगे। तो इसको, जो आपका विधायी परिषद है ना, उसको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये काम क्यों कर रहे हो, आप ये सीधा काम कर सकते हो। तो सुरक्षित वाले और तबादले वाले में ये डिफरेंस था। इसमें 2 सरकारें बन गई ना, अब 2 सरकारों की स्कीम बन गई, इसको बोलते हैं हम डायरकी। अब डायरकी होता क्या है? डायरकी जिसका मतलब होता है दोहरा नियम। तो दोहरे नियम बन गए, तो ये दोहरे नियम, हालांकि ये ना कभी कामयाब नहीं हो पाया, इसको कभी कामयाबी मिली ही नहीं उसके बाद। लेकिन इन्होंने 2 सिस्टम तो लाने थे इन्होंने, इसीलिए इन्होंने क्या लिया है? द्विसदन लिया है, ये द्विसदनात्मक इन्होंने शुरू करी। अब द्विसदन क्या होते हैं? द्विसदन, सबसे पहली बात तो हम इसमें समझ लेते हैं कि इसमें सीधे इलेक्शन होते थे, डायरेक्ट इलेक्शन होते थे इसमें, ठीक है, देश में। अब द्विसदन में क्या होता है? विधायी परिषद को तो हटा दिया गया, क्योंकि विधायी परिषद का कोई काम नहीं रह गया। जब द्विसदन आ गए तो विधायी परिषद का क्या काम, तो इसीलिए हटा दिया उसको। तो विधायी परिषद का कोई काम नहीं। इसमें क्या किया? द्विसदन लाए, और जिसमें कि एक अपर हाउस बना दिया गया, एक लोअर हाउस बना दिया गया। अपर हाउस मतलब उच्च सदन, और लोअर हाउस मतलब निम्न सदन, निचली सदन। ये 2 हाउस बना दिए गए, ठीक है। इस उच्च सदन को हम बोलते हैं राज्यसभा, वो भी वही बोलते थे, राज्यसभा, राज्य परिषद, ये बोलते थे। और इसको बोलते थे विधानसभा। तो ये कर दिया। अब ज़्यादातर जो सदस्य चुने हुए आते थे ना, वो डायरेक्ट इलेक्शन से आते थे। डायरेक्ट इलेक्शन, जो देश में डायरेक्ट इलेक्शन होते थे उसमें चुन के आते थे ये ज़्यादातर लोग। फिर चौथे पॉइंट की बात करते हैं। अब जो वाइसरॉय के ऑफिस में थे ना, उनमें 3 भारतीय होने लग गए 6 में से, मतलब कि अब भारतीयों की संख्या बढ़ा दी गई। अब इनको डर लग रहा है, तभी ये भारतीयों के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा करने की प्रयास कर रहे हैं ताकि भारतीय खुश रहें। तो 3 भारतीय आउट ऑफ 6, मतलब 6 में से 3 भारतीयों को पोस्ट दे दी गई। लेकिन इसमें भी इन्होंने प्लानिंग की, इसीलिए इनके कोई भी चीज़ पसंद नहीं आई भारतीयों को। इन्होंने क्या किया? कमांडर ऑफ चीफ, मतलब जो रक्षा सलाहकार, रक्षा विशेषज्ञ, ऐसे लोग होते थे, कमांडर इन चीफ, जो रक्षा के सब क्षेत्र में सबसे बड़े पोजीशन होती थी, उनमें भारतीयों को पोजीशन ही नहीं थी। उनको भारतीय को पोजीशन नहीं थी। अब धर्म और जाति के नाम पर इलेक्शन और ज़्यादा बढ़ा दी इन्होंने। पहले तो अब क्या कर रहे थे, मुस्लिम और हिंदू को ही दे रहे थे ना, अब इन्होंने सिख को भी धर्म के हिसाब से पोस्ट दे दी। उनको ही क्या था, सिख मेंबर ही उनको इलेक्ट कर सकते हैं, सिख के लोग वोट दे सकते हैं। भारतीय क्रिश्चियन को अलग से दे दिया इन्होंने, जो भारत में क्रिश्चियन रहते थे उनको अलग से कर दिया गया। फिर यूरोपियन को अलग से कर दिया गया, जो यूरोप से लोग आए थे बसने के लिए उनको अलग से दे दिया गया। तो ये बहुत ज़्यादा इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, बहुत ज़्यादा इन्होंने कम्युनल जो आपकी जातीय थी उसके हिसाब से अलग कर दिया इन्होंने।
फिर इन्होंने क्या किया, मानव अधिकार जो मताधिकार था लोगों का, या फिर उसके बेसिस पर आधार पर ही ये उनको पोस्ट देने लग गए। मतलब अगर कोई शिक्षा है, शिक्षा के फील्ड में, तो उसको अच्छी पोस्ट दे दी। कोई अगर उसका कर के जो ज़्यादा टैक्स देता है, टैक्स या कर ज़्यादा देता है, उसके आधार पर उसको पोस्ट दे दी, मताधिकार दे दिया कि मतलब आप इलेक्शन कर सकते हो। अगर कोई संपत्ति किसी के पास ज़्यादा है तो उसको भी पोस्ट दे दी कि आप भी मत अधिकार है, आप भी कोई मत में, आप भी कोई अच्छा पोजीशन ले सकते हो सरकार में। तो ऐसे करके इन्होंने क्या किया, जिसके पास ज़्यादा पैसे थे या कोई टैक्स ज़्यादा देता था या कोई शिक्षा में अच्छा था, उसको दे दिया। फिर नया ऑफिस खोला इन्होंने, नया कार्यालय खोला। नया ऑफिस कहाँ पे खोला? राजदूत इन्होंने अपना इंडिया से भेजा, जो कि जाएगा कहाँ? ब्रिटेन में, और अपना एम्बेसी खोलेगा। जो इनकी एम्बेसी थी वो खुल गई वहाँ पे ब्रिटेन में। और उसके बाद ताकत क्या थी? राजदूत के पास उतनी ताकत थी जितनी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की थी इंडिया में। तो इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जितनी ताकत थी, वो उतनी ही राजदूत की ताकत थी ब्रिटेन में। फिर बात करते हैं 8वां, इन्होंने लोक सेवा संघ की स्थापना की। लोक सेवा संघ से आप क्या समझते हैं? यूनियन पब्लिक कमीशन, जिसमें कि आप क्या होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें आप लोगों को हायर करते हो सरकारी नौकर बनने के लिए। तो लोक सेवा संघ की स्थापना की इन लोगों ने, जिसमें क्या था, 1962 में की थी, 1926 में, सॉरी 1926 में की थी, जिसमें इन्होंने सरकारी नौकर पोस्ट बनाई, सरकारी नौकर वाली पोस्ट बनाई। फिर 9वें नंबर पे आता है, सेपरेट रखा केंद्रीय बजट को और प्रांतीय बजट को। अब पहले क्या होता था ना, एक ही बजट देते थे लोग। उसमें क्या होता था कि केंद्रीय बजट वही एलोकेट करती थी, प्रोविंशियल बजट को भी वही देती थी। लेकिन अब इन्होंने अलग कर दिया, केंद्रीय को अलग बजट दे दिया और प्रांतीय को अलग दे दिया। केंद्रीय में जो बजट होगा वो अपना जो जितना भी होगा वो अपना विधिक परिषद में जाके काम करेगी। वैसे ही प्रांतीय में भी क्या था, विधिक परिषद में जाके वो लागू कर सकती थी अपना जितना भी बजट होगा। तो वो अपने जो असेंबली होती है उसमें अपना काम करती थी, ये अपने में काम करती थी। इसमें एक स्टैच्यूटरी बॉडी बनाई, जो वैधानिक बोलते हैं हम, वैधानिक बॉडी बनाई इसमें, जो कि नींव रखी थी हर 10 साल में एक रिपोर्ट देगी। हर 10 साल में एक वैधानिक आपकी बॉडी होगी, जो कि हर 10 साल में रिपोर्ट देगी काम की, कि काम कैसे चल रहा है ब्रिटेन गवर्नमेंट को। तो इसी के लिए सबसे पहले आए थे आपके साइमन कमीशन। जो साइमन थे वो इंडिया में आए थे, तो उनका बहुत बड़ा विरोध हुआ था, साइमन कमीशन गो बैक। तो ये वाली जो चीज़ें होंगी आपको, साइमन कमीशन, कम्युनल अवार्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये बहुत बड़ा है। तो इसको मैं अगले पार्ट में आपको अच्छे से ब्रीफली डिस्कस करूँगा और फिर हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम सीधा ही आपके आर्टिकल्स एंड उसमें जंप कर देंगे, प्रीएम्बल एंड ऑल। तो गाइज़ ये था हमारा सेशन, जो कि था क्राउन रूल। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इस सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट और भी बेहतर तरीके से लेकर आऊँगा। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।